हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द एसओसी क्लासेटेक। आज हम देखने वाले हैं थर्मोडायनामिक का पार्ट सेकंड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया है और उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप चेक कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, थर्मोडायनामिक का जो सेकंड पार्ट में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, अभी इंटरनल एनर्जी देखो क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज the energy associated with the random disordered motion of the molecules of the system। ठीक है, अगर कोई देखिए, इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है अगर कोई भी सिस्टम हो, उस सिस्टम में क्या होता है, कोई भी सिस्टम किस चीज़ से बनी होती है, मॉलिक्यूल्स से बनी होती है। ठीक है, कोई भी अगर सब्सटेंस देखे तो किस चीज़ से बना होता है, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली मतलब इधर उधर वो मूव करते हैं, और उसमें जो एनर्जी होती है, उसकी वजह से जो एनर्जी उसमें होती है, उसे कहते हैं हम इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अभी देखिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस, अभी किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी। क्या होती है, टोटल एनर्जी ऑफ ऑल इट्स एटम, यानी जितने भी एटम है उन सब एटम की अगर एनर्जी हम अगर उसे एडिशन करते जाए हर एक एटम की, तो वो एनर्जी बन जाएगी उस सब्सटेंस की। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि कोई भी अगर एलिमेंट हो, कोई भी अगर एटम हो, उसकी जो एनर्जी होती है, ठीक है, या मैं इसका एग्जांपल भी आपको दूंगा, वो एनर्जी होती है ड्यू टू द हीट। हीट की वजह से। अब किस तरह से होती है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो क्या होती है, यू का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी। यू का मतलब क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जब इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जब ये तीनों ही एनर्जी हम ऐड कर देंगे तो तब बन जाएगा टोटल एनर्जी। ठीक है, अभी देखो, यू यानी इंटरनल एनर्जी हो गई। एम वी स्क्वेयर का मतलब होता है me² अपॉन 2, मतलब काइनेटिक एनर्जी। और mgh का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है कि अगर मानो कोई चीज़ अगर मोशन में है, मोशन में, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर कोई चीज़ हाइट पे है, ठीक है, ग्राउंड सरफेस से हाइट पे है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद है मोनो एटॉमिक गैसेस जो होता है। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैसेस मतलब क्या है, उसमें सिंगल एटम होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं मोनो एटॉमिक गैसेस। उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसमें जो इंटरनल एनर्जी होती है, वो होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उसमें होती है। ठीक है, अगर पॉली एटॉमिक गैसेस की बात करें, यानी उसमें दो से ज़्यादा एटम होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसमें रोटेशनल भी काइनेटिक एनर्जी होती है, वाइब्रेशन भी होता है, विथ अ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है, मोनो एटॉमिक के लिए क्या है और पॉली एटॉमिक के लिए क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एक ग्लास है, ग्लास हमने टेबल पे पुट किया हुआ है। ठीक है, अगर इस ग्लास में काइनेटिक एनर्जी है क्या, ये ग्लास मूव कर रहा है क्या, तो नहीं, ये मूव नहीं कर रहा, मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अगर मानो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है क्या, क्योंकि ये तो क्या हो रहा है, ये तो सरफेस पे, टेबल के सरफेस पे है, मतलब इसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इसमें नहीं है। ठीक है, बची अब इंटरनल एनर्जी। तो दोस्तों, अगर इसमें अगर हीट है, इस वाटर अगर हीट है, यानी वाटर को अगर हम टेम्परेचर दे देंगे, तो क्या हो जाएगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल से जो एटम है, क्या हो जाएगा, वो रैंडमली मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और जब ये रैंडमली मूव करना शुरू कर देंगे, तब उसमें क्या होती है कि इंटरनल एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कहते हैं कि जब इसमें अगर हीट देंगे, अगर ये मॉलिक्यूल्स अगर रैंडमली मूव करेंगे डिसऑर्डरली, मतलब इधर उधर भागेंगे, ठीक है, तो तब हम कहते हैं कि इसमें क्या होगी, इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है, और उसके बाद हमें एक पढ़ना था कि टाइप ऑफ द सिस्टम। अभी सिस्टम क्या होती है, सिस्टम का यहाँ पर अच्छे सा एक डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अच्छे से देखना, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, मैंने एक बुक से ये सब लिया हुआ है, जो अगर हम स्टेट बोर्ड का बुक देखें तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस बुक में एकदम शॉर्टकट है, और इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो देखो, थर्मोडायनामिक सिस्टम होता क्या है। The thermodynamic system is defined as a prescribed region or space or finite quantity of the matter surrounded by the
एनवेलोप इज कॉल्ड द बाउंड्री। ठीक है, अबे सबसे पहले सिस्टम का एक, ठीक है, सिस्टम का मतलब आप इमेजिनरी समझ लीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिएगा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, मान लीजिएगा कोई अगर स्पेस है, कुछ ऐसा रीजन है, वो रीजन क्या होता है, किसी चीज़ से अलग होता है। मानो, ठीक है, मानो मानो क्या है, यहाँ पर एक क्या है, एक यहाँ पर लेक है। ठीक है, अगर लेक है तो मैंने क्या कर दिया, बीच में से एक वॉल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दी। बीच में से मैंने क्या कर दी, एक वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी। अभी वॉल कंस्ट्रक्ट करने की वजह से क्या हो गया कि ये इधर का एक पार्ट बन गया और ये इधर का एक पार्ट गया। ठीक है, दोनों पार्ट बन गए। ठीक है, ठीक है, ये दोनों पार्ट बन गए। तो दोनों पार्ट बन गए मतलब ये पार्ट और ये पार्ट में कोई रिलेशन है क्या? अभी नहीं, ये अलग अलग हो चुके हैं। तो इसे कहते हैं हम सिस्टम, यानी ये सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम है। और जो इमेजिनरी यहाँ पर, सॉरी दोस्तों एक मिनट, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिस्टम है। ठीक है, और जो बाहर के आपको ये लेयर दिख रही है इसे कहते हैं बाउंड्री। इसे क्या कहते हैं? बाउंड्री। और सिस्टम के बाहर जो भी है, सिस्टम के बाहर जो भी है उसे कहते हैं सराउंडिंग। उसे क्या कहते हैं? सराउंडिंग। ठीक है, एक एग्जांपल आपको देता हूँ, इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि सिस्टम होती क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक सबसे पहले मैंने एक ग्लास ले लिया। ठीक है, और ग्लास ग्लास जैसा नहीं दिख रहा, लेकिन समझ लीजिएगा। ठीक है, अभी आपको समझ में, ये ठीक है, ये ग्लास में वाटर है। ठीक है, ग्लास में वाटर है मतलब जो भी वाटर है ये हो जाएगा हमारा सिस्टम। ये क्या हो जाएगा? सिस्टम। और ये जो ग्लास का लेयर है, ठीक है, ये ग्लास का लेयर ये बन जाएगा हमारी बाउंड्री। ये बन जाएगा हमारी बाउंड्री। और जो भी बाहर है इस बाउंड्री के और इस सिस्टम के, उसे हम कहेंगे सराउंडिंग। उसे क्या कहेंगे? सराउंडिंग। तो आप तब आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम असल में होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, अ बाउंड्री में बी रियल फिजिकल सरफेस और इट में बिकम अ इमेजिनरी सरफेस। अभी जो बाउंड्री होती है ये आपको दिखाई दे रही है, ये फिजिकल भी होती है और इमेजिनरी भी होती है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, in a broad sense the system defined as a prescribed region where the changes due to the transfer of mass or energy or both to be studied in the system, it not necessary that the volume shape should be remain fixed। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो भी एनर्जी, ठीक है, जो भी एनर्जी यहाँ पर चेंज होती है इस सिस्टम में, ये किसकी वजह से होती है? ट्रांसफर ऑफ मास, एनर्जी, जो भी इसका जो टेम्परेचर हो या कुछ भी इसमें अगर चेंजेस होता है सिस्टम में, तो ये मास और एनर्जी के वजह से होता है, या फिर इन दोनों की वजह से। ठीक है, अगर मास चेंज हो गया या फिर एनर्जी चेंज हो गई तो सिस्टम में भी कुछ चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, तो इसी पर, यानी मास चेंज होता है या एनर्जी चेंज होता है, इस पर ही हमने क्या कर दिया है, सिस्टम के टाइप्स अगर हमने बना दिए हैं। तो कौन कौन से टाइप है बाद में देखेंगे। ठीक है, देखिए सराउंडिंग क्या होता है, the space and matter external to the thermodynamic system and the outside boundary is called the surrounding। surrounding का मतलब क्या होता है, जो सिस्टम के बाहर का जो पोर्शन है। ठीक है, अब ये सिस्टम हो गए। ठीक है, ये जो अंदर है इस लेयर के उसे सिस्टम कहते हैं, जो भी बाहर है उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो देखिए, अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम के हमने क्या है, 3 टाइप यहाँ पर हमने बनाए हैं। ठीक है, पहला कौन सा? पहला है क्लोज सिस्टम। हमने पहले ही बताया अगर सिस्टम में कहीं पर चेंज होता है कुछ भी, तो उसके लिए 2 चीज़ें क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। पहला है ट्रांसफर ऑफ मास, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये दोनों चीज़ें, या फिर ये दोनों भी चेंज हो सकते हैं। तो देखते हैं, क्लोज सिस्टम है, दूसरी है ओपन सिस्टम और तीसरी है आइसोलेटेड सिस्टम। अभी क्लोज सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम क्या है और क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, ये पूरा हम क्या करेंगे, एकदम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम को नॉन फ्लो सिस्टम भी कहते हैं। क्लोज सिस्टम को क्या कहते हैं? नॉन फ्लो सिस्टम। देखिए इसका डेफिनेशन अभी क्या है, अ सिस्टम इज कॉल्ड अ क्लोज सिस्टम इफ द मास within the boundary of the system remain constant, only the energy may transfer across the boundary। देखो, अगर कोई सिस्टम है, उस सिस्टम से अगर
एनर्जी ट्रांसफर होती है, मास कांस्टेंट रहता है, मास ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, मास कांस्टेंट रहता है पहली बात, और दूसरी बात एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, मतलब उसे हम क्लोज सिस्टम कहते हैं या फिर नॉन फ्लो सिस्टम कहते हैं। उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। तो मान लीजिएगा ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन है और पिस्टन में क्या है, गैस है। ठीक है, अगर हमने इस गैस को अगर हीट कर दिया, ठीक है, अगर हमने इस गैस को हीट कर दिया तो क्या होगा, देखिए। तो दोस्तों देखिए, यहां पर अगर हमने गैस को हीट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये गैस क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। ठीक है, एक्सपांड होने की वजह से जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ ढकेल दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये मास है, जो गैस का जो मास है वो बाहर चला जाएगा क्या, या फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा क्या, क्योंकि नहीं, क्योंकि ये इनक्लोज है, ये इनक्लोज है, इसलिए मास ट्रांसफर नहीं होगा, तो सिर्फ एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाएगी। तो इसका मतलब जहाँ पर मास कांस्टेंट रहता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसे हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्स। अभी जो क्लोज सिस्टम है, इसका एग्जांपल क्या है, अगर कोई पिस्टन है उसे वॉल ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी होता है क्या कि कोई सिलेंडर है और पिस्टन है, उसे वॉल ही नहीं है। वॉल नहीं होगा तो हम उसमें फ्यूल वगैरह कैसा इंजेक्ट करेंगे, तो ये इमेजिनरी है, ऐसा हमें समझना है। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक, हमारे समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद है ओपन सिस्टम। अबे ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है, द सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सिस्टम इज द मास एज वेल एज एनर्जी, मतलब हीट एंड वर्क ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि मास भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, दोनों ही चीजें अगर ट्रांसफर होती है तो इसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, एक टरबाइन है। ठीक है, यहाँ पर एक टरबाइन है, तो टरबाइन देखो यहाँ पर हाई प्रेशर गैस आ रही है। ठीक है, हाई प्रेशर गैस आ रही है और ये कंट्रोल वॉल्यूम है और कंट्रोल सरफेस है। अगर ये गैस यहाँ पर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा कि ये गैस यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, हाई प्रेशर गैस है, ये लो प्रेशर गैस बन जाएगी जब इस टरबाइन से आएगी। तो टरबाइन में जब आ जाएगी तो यहाँ पर एक्सपांड होगी क्योंकि उसमें हीट है, और जब ये यहाँ पर आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, थोड़ी सिकुड़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर कम होने के बाद गैस सिकुड़ती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो गैस बाहर निकल गई। ठीक है, गैस वहाँ पर हमने यूज़ कर लिया, गैस का हमने यहाँ पर वर्क कर लिया कुछ और गैस को बाहर भेज दिया। ठीक है, अभी क्योंकि उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और वर्क कर लिया, मतलब यहाँ पर हमने वर्क भी कर लिया और मास भी ट्रांसफ़र हो गया, यानी जो गैस था वो भी ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इसे कहते हैं हम ओपन सिस्टम। ठीक है, अब लास्ट हमारा टाइप है, ये है आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो देख लीजिए। अ सिस्टम सेड टू बी आइसोलेटेड सिस्टम व्हेन नो फ्लो ऑफ हीट वर्क एंड मास टेक प्लेस अक्रॉस इट्स बाउंड्री। अभी आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हीट भी फ्लो नहीं होती है, वर्क भी नहीं होता और मास भी वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होता, यानी तीनों ही चीज़ें वहाँ पर नहीं होती है, उससे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब वो अलग होती है। ठीक है, वो सबसे अलग होती है। आजकल आपने आइसोलेटेड शब्द बहुत बार सुना होगा, क्योंकि जब आप कोरोना कि कोई अगर कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसे आइसोलेटेड वार्ड में रखते हैं, तो इसलिए आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो देख लिए यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम है, तो ये इंसुलेशन है। इंसुलेशन का मतलब क्या है, जो गैस है, गैस में जो एनर्जी है, मास है, ये बाहर नहीं जा पाएगा। इसका एग्जांपल आपको थर्मोप्लास पता है। ठीक है, जिससे हम चाय वगैरह रखते हैं, उससे क्या होता है कि जो हीट है चाय में वो बाहर नहीं जाती। ठीक है, मास तो जाता ही नहीं, और हीट नहीं जाने की वजह से क्या होता है कि जो एनर्जी है वो बाहर नहीं जाती। तो इसका मतलब क्या आता है, वो आइसोलेटेड बन जाता है। क्या बन जाता है, आइसोलेटेड बन जाता है। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, यानी ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है और आइसोलेटेड सिस्टम, इन तीनों में फ़र्क क्या क्या होता है। ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। आपने तो तीनों ही सिस्टम पढ़ ली, ठीक है, बुक में दिया हुआ है, लेकिन बुक में इसका डिफरेंसेस दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। चलो इसका थोड़ा सा हम रिविजन करते हैं। मास ऑफ अ सिस्टम डू नॉट
रिमेन कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर क्या है, मास ऑफ अ सिस्टम डू नॉट रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर क्या होता है कि मास होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता। तो मास ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। जो क्लोज सिस्टम होते हैं जो मास होता है वो कांस्टेंट रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम में देखिए क्या है, मास ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, यानी क्लोज सिस्टम में और आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों में ही मास कांस्टेंट रहता है, लेकिन ओपन सिस्टम में मास कांस्टेंट नहीं रहता। देखिए सेकंड पॉइंट है, इट कैन बी एक्सप्लेन विद द कंसेप्ट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम एंड कंट्रोल सरफेस। देखिए जो ओपन सिस्टम होते हैं उसे हम क्या करते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल सरफेस से उसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो क्लोज सिस्टम है वहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन विद द कंसेप्ट ऑफ द बाउंड्रीज। यहाँ पर बाउंड्रीज से हम क्या करते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो मास होता है वो ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसके वजह से हम बाउंड्रीज से इसे क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। आइसोलेटेड में भी क्या होता है कि हम बाउंड्रीज से जो कंसेप्ट क्या होते हैं उसे हम एक्सप्लेन करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी, मास या फिर यहाँ पर हीट कोई भी ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिए हुए स्टीम है, जो स्टीम टर्बाइन, स्टीम इंजन, कंप्रेसर, आइस इंजन, ये सब ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल है, ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है, और आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है गैस इनक्लोज इन इंसुलेटेड वेसल। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका जो थर्मो फ्लास्क होता है चाय रखने का, वो इसका एग्जांपल समझ लीजिए। तो दोस्तों आप पढ़ेंगे हीट के बारे में। ठीक है, हीट के बारे में। तो दोस्तों हीट के बारे में पढ़ने से पहले आप सबको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, अगर कोई भी सिस्टम हो या फिर कोई भी सराउंडिंग हो, ठीक है, सराउंडिंग, इन दोनों में जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, ये एक चीज़ इसमें एक चीज़ बहुत रिस्पॉन्सिबल है, वो है एनर्जी। ठीक है, अभी कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, सराउंडिंग में या फिर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, इसमें हीट का एक क्या कहते हैं, आईएमपी रोल है। ठीक है, किस तरह से देखते हैं। हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ द एनर्जी है। हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ द एनर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक ग्लास है। अगर एक ग्लास में वाटर है और ग्लास में जो वाटर है उसका टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर मैंने पहले बताया था, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, ये बाउंड्रीज है। ग्लास की जो ग्लास होता है वो बाउंड्रीज होता है। ठीक है, अगर सिस्टम है यानी जो पानी है उस ग्लास में, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, और सराउंडिंग में जो टेम्परेचर वो है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन दोनों का ही टेम्परेचर डिफरेंस है। अब क्या हो जाएगा, जब सिस्टम का टेम्परेचर कम है और बाउंड्रीज का टेम्परेचर ज़्यादा है, सॉरी सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। किस तरह से, देखो, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी, हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी सराउंडिंग टू द सिस्टम, यानी सराउंडिंग से क्या हो जाएगा, सिस्टम में एनर्जी यानी हीट क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसे हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, आसान भाषा में। ठीक है, अभी सच चेंजेस इन अ टेम्परेचर, देखिए ये चेंजेस, देखिए यहाँ पर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर सराउंडिंग से टेम्परेचर अंदर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये जो चेंजेस होते हैं इज कॉज बाय द ट्रांसफर ऑफ द इंटरनल एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट। यानी ये क्यों होता है, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र होती है सराउंडिंग टू द सिस्टम। In this case, the transfer of energy between the glass of the water and its surrounding। तो क्या होता है कि सराउंडिंग और ग्लास जो सिस्टम है, इन दोनों के बीच में क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। अब एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है, देखो, देखिए, जहाँ अब हमें पता है कि हीट क्या होती है, जहाँ पर हाई टेम्परेचर है वहाँ से लो टेम्परेचर में फ्लो होती है। तो देखिए, अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है, समझ लीजिए सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट क्या हो जाएगी, सिस्टम से बाहर चली जाएगी सराउंडिंग में। ठीक है, मतलब सिस्टम टू सराउंडिंग वो फ्लो हो जाएगी। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगी, सराउंडिंग टू द सिस्टम फ्लो हो जाएगी। इस तरह से दो तरीके से यहाँ पर क्या हो सकती है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, अभी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ये दो तरह की होती है। व्हेन द एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट, देखिए एनर्जी अगर सिस्टम में से बाहर चली जाएंगी, सिस्टम टू द सराउंडिंग, इट इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी होती है। ठीक है, कौन सी एनर्जी होती है, पॉजिटिव। देखिए, अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है और सराउंडिंग का कम है, तो क्या हो जाएगा, जो सिस्टम की जो एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी सराउंडिंग में, तो इसे हम कहते हैं
पॉजिटिव एनर्जी, इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं, एब्सॉर्ब एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। व्हेन द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम टू इट्स एनवायरनमेंट, यानी जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग से अगर एनर्जी सिस्टम में चली जाती है, क्यों, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, सिस्टम का कम है, तो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा सिस्टम में। तो इसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर। इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर। आपको ये दोनों ही कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमें वही देखा, पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर और नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर। तो यहाँ पर कंसेप्ट दिया हुआ है एनर्जी फ्लो इन अ सिस्टम। तो सबसे पहले देखिए, एक सिस्टम है यहाँ पर दिया हुआ आपको। ठीक है, इस सिस्टम है, और इस सिस्टम में देखिए, जो एनर्जी है, जो इन्वायरमेंट की एनर्जी है, यानी जो बाहर की एनर्जी है, जो सराउंडिंग की एनर्जी है, वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और जो सिस्टम की एनर्जी है वो कम है। ठीक है, जो बाहर की एनर्जी टेम्परेचर है, मतलब वो 50 डिग्री सेल्सियस पकड़ लीजिए। ठीक है, कितना ही पकड़ लीजिए, हमें सब समझना है। ठीक है, और सिस्टम की जो एनर्जी है, TS, इस तरह से लिखते हैं, ये है 30 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा, इस वक्त, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। कहाँ से, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम की एनर्जी क्या है, कम है, किससे, उससे, सराउंडिंग से। तो क्या हो जाएगा, जो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी सराउंडिंग टू द सिस्टम, यानी बाहर से एनर्जी अंदर चली जाएगी। मतलब वहां पर जो एनर्जी हुआ है, जो सिस्टम की एनर्जी हुई है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई है, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी कम थी, सराउंडिंग की एनर्जी ज़्यादा थी, इसलिए क्या हो जाएगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई। मतलब ये हो गया Q इज ग्रेटर देन 0। मतलब क्या हो गई, जो एनर्जी थी वो बढ़ गई। ठीक है, बढ़ गई, कितना भी बढ़ गई, 1 2 3 समझ लीजिए। ठीक है, मतलब ये हो गया पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है तब क्या होता है, Q ग्रेटर देन 0 होता है। अगर सिस्टम की एनर्जी कम होती है, मतलब क्या होता है वो हम समझ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, यानी एनर्जी का मतलब टेम्परेचर है, सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, और जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कम है। सराउंडिंग का टेम्परेचर जो कम है, मतलब क्या हो जाएगा कि जो हीट है, जो टेम्परेचर है, वो क्या हो जाएगा, सिस्टम से बाहर की तरफ फ्लो कर देगा, सिस्टम से बाहर की तरफ फ्लो कर देगा। इसका मतलब जो सिस्टम की जो हीट है, जो टेम्परेचर है, जो एनर्जी है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे हम क्या करते हैं, एनर्जी इज लेस देन द जीरो, एनर्जी इज लेस देन द जीरो कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर वहां से कम हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है सिस्टम की। ठीक है, ये समझ में आ गए। उसके बाद देखिए, अगर सिस्टम की और सराउंडिंग का टेम्परेचर, दोनों ही टेम्परेचर सेम है, सिस्टम का भी टेम्परेचर सेम है और सराउंडिंग का भी टेम्परेचर सेम है, तो इसका मतलब वहां पर एनर्जी फ्लो हो जाएगी क्या, इसका मतलब वहां पर कोई एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा क्या, तो नहीं, वहां पर कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होने वाली है। तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो दोस्तों, हमने इंटरनल एनर्जी भी समझ ली। तो अब हमें समझना है कि इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी चेंज इन अ 2 डिफरेंट वे। जो भी सिस्टम होती है, उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है, वो हम 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले एनर्जी हम गेन करके एनर्जी गेन कर सकते हैं। एनर्जी गेन हम कब कर सकते हैं, अगर सिस्टम का टेम्परेचर कम है, सिस्टम का टेम्परेचर कम है तो एनर्जी हम गेन कर सकते हैं। अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम एनर्जी लूज करते हैं। तो बाय दिस 2 मेथड वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये 2 यहाँ पर मैंने लिखा है बाय हीटिंग। हीटिंग का मतलब होता क्या है, उससे हम सिस्टम को एनर्जी देते हैं, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। बाय डूइंग द सम वर्क, मान लीजिए अगर कहाँ पर वर्क होता है सिस्टम में, तो क्या होता है, वहां पर एनर्जी हम लूज करते हैं। किस लिए, अगर हमें वर्क चाहिए, मतलब वहां पर एनर्जी लूज होती है, हीट वहां पर लूज होती है। किस तरह से होती है, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक पिस्टन है, सिलेंडर है, सिलेंडर में एक पिस्टन है, ये मूवेबल है, यहाँ पर फ्रिक्शन कुछ नहीं है। ठीक है, आज जब हम इसे हीट कर देंगे, 1 मिनट दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर हमने हीट दे दी
सिलेंडर को, सिलेंडर में क्या है, एयर है। तो एयर क्या करेगा, हीट मिलने के बाद जो एयर के मॉलिक्यूल्स है, एटम है, वो क्या हो जाएंगे, वो अपना एक्सपांड होना शुरू कर देंगे मॉलिक्यूल, यानी वहाँ पर एक्सपांडिंग हो जाएगी उस एयर की। और एक्सपांडिंग होने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो हीट है, हीट तो ऐड हो गई, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हीट ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और हमने क्या कर लिया, इसे फिक्स कर लिया है, मान लीजिएगा फिक्स कर लिया है, तो क्या हो जाएगा, तो हीट बढ़ने से उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल से एयर के वो क्या रैंडमली मूव करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, बाय हीटिंग, हमने हीटिंग करने से क्या कर दिया, सिस्टम की जो एनर्जी है उसे चेंज कर दी। तो यहाँ पर देखिए, अगर सिस्टम है, अगर सिस्टम में क्या है, सिस्टम में क्या कर दिया हमने, यहाँ पर टेम्परेचर देखिए क्या है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है उस एयर का, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो हमने क्या कर दिया, इस एयर को कॉम्प्रेस कर दिया, एयर को कॉम्प्रेस कर दिया। कॉम्प्रेस करने की वजह से क्या हो गया, जो एयर मॉलिक्यूल है वो कॉम्प्रेस हो गए। और एयर मॉलिक्यूल कॉम्प्रेस होने के बाद हमें पता है उन उन मॉलिक्यूल के बीच में, एयर के जो मॉलिक्यूल से एटम है उनके बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। और फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से जो टेम्परेचर है उस एयर का वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी देखिए, अगर हम कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई काम करते हैं तो भी उसका टेम्परेचर बढ़ता है। अगर उसे हम हीट सप्लाई करते हैं तो भी देखिए, सबसे पहले हीट सप्लाई किया तो मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हीट सप्लाई नहीं की, हमने इस पिस्टन को कॉम्प्रेस किया। पिस्टन को क्या कर दिया हमने, आगे ढकला, इसकी वजह से जो एयर है वो कॉम्प्रेस हो गया और इसकी वजह से भी क्या होगी, हीट बढ़ गई। तो ये हो गया मेथड। अगर हमने क्या कर दिया, देखो, अगर हमने इस पिस्टन को प्रेस करना छोड़ दिया पिस्टन को, तो पिस्टन क्या हो जाएगा, स्लोली क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। और वापस आने की वजह से क्या हो जाएगा, फिर से वहाँ पर कोई वर्क हो जाएगा। मतलब गैस क्या हो जाएगी, अपने गैस क्या हो जाएगी, वो जो कॉम्प्रेस थी वो कॉम्प्रेस अब नहीं रहेगी। तो इसके वजह से फिर से वो क्या कर देगी, हीट लूज कर देगी, यानी उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र हम करते हैं ये हमने देख लिया, एकदम आसान था। आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना था। कोई चीज़ें इस लेसन में ऐसे है कि हमें इमेजिनरी समझनी पड़ती है, ठीक है, वो एक्चुअल में होती नहीं है, लेकिन हमें इमेजिनरी समझनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल क्लोज सिस्टम ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, लेकिन वो इमेजिनरी है, उसे हमें समझना पड़ता है। तो दोस्तों, ये लेसन आपको किस तरह से लगा, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तब तक गुड बाय।